हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निक ब्रेन स्टडीज। तो आइए आज हम एनसीईआरटी इंटरनल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेजल्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कर्ड और जो सोर्स सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं वो ब्रास या कॉपर में क्यों नहीं रखे जाते हैं। क्योंकि जो कॉपर कॉपर होता है और जो ब्रास है वो एक मेटल है, और कर्ड और श्योर जो होते हैं वो खट्टे होने के कारण उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब एसिड की हम रिएक्शन मेटल से कराएंगे तो उसकी जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो पॉइजनस हो जाएगा, और पॉइजनस सॉल्यूशन जो हमारी हेल्थ के लिए हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकता है। इसलिए हम उसको उसमें ब्रास या कॉपर के वेजल्स में कर्ड और सोर सब्सटेंस को नहीं रखते हैं। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। विच गैस इज यूजली liberated when an acid react with a metal. Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? तो ये कह रहा है कि जब हम एसिड के साथ एक गैस जब हम एसिड के साथ किसी मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब हम जेड एन की रिएक्शन जब हम H2 SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो हमें ZnSO4 प्लस H2 हमें मिलेगा। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो ये कह रहा है कि जब हम इसको H2 गैस को जब हम गैस जो बर्निंग कैंडल है उससे पास कराएंगे तो ये एक साउंड निकलेगा, पॉप साउंड। और पॉप साउंड कौन सी गैस करती है? हाइड्रोजन गैस, जो हमने एक्टिविटी में पढ़ा हुआ है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कहना चाहता है कि व्हेन जो मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effervescence, the gas evolve extinguished a burning candle. Write a Wheeler's chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम हमारे पास एक मेटल कंपाउंड है ए, उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे HCl से, तब उसमें से एक गैस निकलती है, और उस गैस को जब हम बर्निंग कैंडल से पास कराते हैं तो वो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है, बुझा देती है। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसके लिए हम इसकी रिएक्शन की हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है, और जिसमें एक कंपाउंड जो प्रोडक्ट निकल रहा है हमारा, जो कैल्शियम क्लोराइड निकलता है, तो उसको देखेंगे हम। तो हमारे पास हमने पढ़ा है जब हम किसी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम किसी एसिड से कराते हैं तो हमें साल्ट मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 वाटर मिलता है। हमने ये रिएक्शन पढ़ चुकी है। तो इसको देखेंगे हम। इस रिएक्शन में ये क्या कहना चाहता है। इसमें कह रहा है कि कोई कंपाउंड हमने ले लिया, मान के लिए ए कंपाउंड है। जब हम HCl से इसको रिएक्ट कराएंगे तो एक कंपाउंड हमें मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? CaCO3 और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस, और इसमें एक गैस निकल रही है, और एक जो गैस है वह निकल रही है। तो उसको देखेंगे। अब हम एक मेटल ले लेते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक्वस है, और HCl यहाँ पर दिया हुआ है, वह भी एक्वस है। यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें CaCl2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये रिएक्शन हमारी ये इससे मैच कर रही है। तो ये आपकी इक्वेशन जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। वाई व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस कॉमन। ये कह रहा है कि जो एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है, एसिड्स में क्या कॉमन होता है और बेसिस में क्या कॉमन होता है। तो उसको देखेंगे हम। In section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical property. What leads to this similarly in the properties? We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on the reacting with metals. So hydrogen seems to common to all acids. तो ये कह रहा है
कि जो आपकी रिएक्शन जो हमने एक्टिविटी की है उसमें 2.3 में ऑल एसिड हैं वो हाइड्रोजन गैस को जनरेट कर रहे हैं जब हम उसको मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो एसिड्स होते हैं उनमें कॉमन क्या आ रहा है आपका हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन कॉमन आ रहा है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो हम देखते हैं कि जो सभी कंपाउंड हैं वो सभी एसिडिक हैं जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। तो उसको देखते हैं हम, जो सभी कंपाउंड हाइड्रोजन रखते हैं वो सभी एसिडिक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसको हम इस एक्टिविटी 2.1 2.8 में डिस्कस करेंगे। टेक सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। तो हमने कुछ सॉल्यूशंस लिए हैं जैसे ग्लूकोज का, एल्कोहल का। जो ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला पता होगा क्या हुआ, C6H12O6, एल्कोहल का C2H5OH, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपको पता होगा HCl, और सल्फ्यूरिक H2SO4। नेक्स्ट देखिए, फिक्स 2 नेल्स ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन ए 100 मिलीलीटर बीकर। तो 100 मिलीलीटर एक हमने बीकर लिया है, उसमें कॉर्क लगाई है, उसमें 2 नेल हमने फिक्स कर दिए। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी थ्रू ए बल्ब एंड ए स्विच एज शोन इन फिगर 2.3। 2.3 जो फिगर है उसमें देखेंगे क्या कहना चाह रहा है कि जो फिगर है आपका ये वाला 2.3, तो इसमें 2 जो नेल हैं उनको एक कॉर्क में फिक्स किया है और उनके जो पॉइंट्स हैं उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है उससे कनेक्ट कर दिया है, और इसका जो एक 1 पॉइंट है वो स्विच से फिर बल्ब से ऐसे कनेक्ट। तो यहाँ पर एक सर्किट बन गया है। फिर आगे देखते हैं, नाउ फॉर सम डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने इसमें कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला है इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट, और हमने करंट को, जो करंट की स्विच है उसको स्टार्ट कर दिया है। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और हमने कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया है। फिर ऐसा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो ये पूछ रहा है आपने क्या ऑब्जर्व किया। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक को इसमें डाला, फिर उसका स्विच चालू कर दिया, जो करंट है उसको पास कराया, फिर उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला, फिर उसके बाद हमने एल्कोहल को डाला, फिर ग्लूकोज को डाला। तो इसके ऑब्जर्वेशन हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम देखेंगे कि किस किस केस में जो बल्ब है ग्लो हुआ। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। तो ये कह रहा है कि जो बल्ब है वो एसिड के केस में स्टार्ट होगा ग्लोइंग इन एज सोन इन फिगर 2.3, जो कि 2.3 फिगर में दिख रहा है। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको आप अंडरलाइन कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। But you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicate that there is a flow of electric current through the solution. तो जब बल्ब ग्लो कब कर रहा है, एसिड के केस में बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरी थ्रू द एसिड सॉल्यूशन बाय आयंस। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी से पास होता है तो उसका मतलब वो आयंस जा रहे हैं। तो एसिड कंटेन्स H+ आयंस एज कैटायंस एंड एनायंस। जो आपका एसिड है उसमें H+ आयंस हैं इन द फॉर्म ऑफ द कैटायंस एंड एनायन, सच एज क्लोरीन इन HCl। HCl में क्लोरीन है, और NO3, जो NO3 है वो HNO3 में है, नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो HCl, H2SO4, HNO3। वो H2 है इन द H2SO4 में H2HO4 है। CH3COOH इन CH3COOH, CH3COO के आयंस किसमें हैं, CH3COOH के आयंस हैं। Since the cations present in the acid is H+, this suggested that the acid produce hydrogen ions। तो इसका मतलब यह है कि जो एसिड्स हैं वो सभी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द सॉल्यूशन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दियर एसिडिक प्रॉपर्टी, और वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलाइज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कलाइज क्या होता है,
एल्कलाई होता है वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस, बेस का दूसरा नाम है वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कलाई। कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। और व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, तो ये कह रहा है जब हमने इन एसिड के साथ, जब हमने एसिड के साथ किया है तो H+ आयंस हो रहे हैं और बल्ब ग्लो कर रहा है। तो अब हम बेस के साथ देखेंगे, एल्कलाई के साथ देखेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनके सॉल्यूशन के साथ देखेंगे जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको हम नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट हैपन टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। आप NCERT को रेफर कीजिए, NCERT की ईच एंड एवरी लाइन आपको कुछ ना कुछ बता के जाएगी और बहुत अच्छा आपकी समझ में आएगा। एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इसको रीड करिए, इससे जो आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रांग हो जाए और आपको ध्यान रहे। क्योंकि जो NCERT है वो बहुत ही अच्छी बुक है एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए, लेकिन जो बच्चे हैं वो रेफर करते हैं जो अदर पब्लिकेशंस हैं, लेकिन उनको बाद में करना चाहिए, पहले NCERT की एक एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, लेट अस टेस्ट दिस। तो इसमें जो एक्टिविटी है पहले उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी के बेस पर उसकी थ्योरी दी रखी हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट है टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl, मतलब सोडियम sodium chloride NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure 2.4। तो NaCl हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया है। सेकंड पॉइंट एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, और उसमें हमने एक एसिड डाला है। जब हम बेस की रिएक्शन एसिड के साथ, नहीं सॉल्ट है, सॉल्ट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें हमने डाल दिया है। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, ये कह रहा है कि कौन सी गैस उस डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकलेगी। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो ये कह रहा है कि जो गैस निकल रही है उसमें से उसको ब्लू लिटमस, जो वेट मतलब गीले, जो भीगा हुआ है एक लिटमस पेपर लीजिए और उसको ब्लू लिटमस पेपर लीजिए और उस गैस को टेस्ट कीजिए उस पर। एक तो ड्राई लिटमस पेपर लीजिए ब्लू कलर का और एक वेट लीजिए, उन दोनों पर उसको टेस्ट कीजिए। इन विच गैस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, तो वेट में जो वेट है जो गीला है उसमें जो कलर है उसका चेंज होगा या ड्राई में उसका कलर चेंज होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द सॉरी ड्राई HCl गैस HCl सॉल्यूशन। तो इसको देखते हैं, जो आपकी फिगर है 2.4 को, प्रिपरेशन ऑफ द HCl गैस। HCl की गैस, जो HCl गैस होती है उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। सोडियम क्लोराइड, इसमें कुछ सोडियम क्लोराइड है, टेस्ट ट्यूब में लिए हमने और उसमें हमने H2SO4 डाल दिया है, H2SO4 सॉल्यूशन डाल दिया है। तो सॉल्यूशन बन गया। जब इसमें से गैस इवॉल्व हो रही है और डिलीवरी ट्यूब से हमने एक वेट लिया है, वेट लिटमस पेपर लिया है ब्लू कलर का और एक ड्राई लिटमस पेपर ब्लू कलर का लिया है। तो इसको हम टेस्ट करेंगे जो इसकी जो इसका जो रिजल्ट है वो ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो रहा है। तो ये आपको जो प्रैक्टिकल है वो आपके घर पर नहीं करना है, ये आपके टीचर के निगरानी में होना चाहिए लैब में, क्योंकि इस जो आप डैमेज आपकी बॉडी को डैमेज भी कर सकता है। दिस एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयंस इन द HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। द सेपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो ड्राई लिटमस पेपर है उसमें H+ आयंस वहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। तो HCl + H2O, जब HCl की रिएक्शन हम H2O के साथ कराएंगे तो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, सॉरी I repeat again, this experiment suggests that the hydrogen ions in the HCl are produced in the presence of the water. The separation of the hydrogen ions from the HCl molecules cannot occur in the absence of the water. ये कह रहा है कि जब हम ड्राई लिटमस पेपर को करेंगे तो हमें H+ आयंस हमें नहीं मिलेंगे। HCl H2O, जब HCl की रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे तो H3O प्लस Cl नेगेटिव, तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिलेगा प्लस क्लोरीन मिलेगा। तो हाइड्रोजन आयंस कंटेन एग्जिस्ट अलोन, तो हाइड्रोजन आयंस हैं वो अकेले हो जाएंगे, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स।
दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम आयंस, इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, इसको हम H प्लस आयंस कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं H प्लस आयंस प्लस H2। जब हम जो हाइड्रोजन आयंस हैं उसकी रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे तो H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन हमें फिर से मिलेगा। वी हैव सीन दैट द एसिड गिव H3O प्लस और H प्लस। तो हमने देखा जो एसिड्स हैं जिनको हम H2O से रिएक्ट मतलब वाटर या वेट लिटमस पेपर से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन ए बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। तो हम देखते हैं जब हम किसी बेस को वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखते हैं रिएक्शन NaOH जब हम NaOH को H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Na प्लस OH नेगेटिव हमें मिलेगा। तो हमने देखा कि जब हम NaOH का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो हमें Na और OH सेपरेट मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे KOH है, ये भी बेस है, जब हम इसको H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम हमें मिलेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो हमें पोटेशियम प्लस OH नेगेटिव हमें मिलेगा। तो जब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसका ही, हम MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन कराएंगे हम वाटर के साथ तो हमें मैग्नीशियम मिलेगा और SOH नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया जब बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, तो बेस क्या जनरेट कर रहे हैं, OH आयंस कर रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाई। जो मैंने आपको बताया था एल्कलाई किसको कहते हैं, तो एल्कलाई की डेफिनेशन यहाँ पर आ गई है और इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें वो बेस नहीं कहता, एल्कलाइज को पुट कर देता है बेस की जगह पर। तो क्लियर हो गया एल्कलाई क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर ऐसे कह लीजिए, या वाटर सोल्यूबल बेस कह लीजिए। ऑल बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये कह रहा है कि जो डू इन हुआ है वैसे तो ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर अपनी नॉलेज के लिए इसको डिस्कस कर देती हैं कि ऑल बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो सभी बेसिस हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकती हैं। एन एल्कलाई इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजोल्व कर जाए उसको हम एल्कलाई कहते हैं और एल्कलाई ही वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं। दे आर सोपी टू टच, लेकिन ये जो होते हैं वो सोपी होते हैं टच करने में, बिटर होते हैं टेस्ट करने में, करोसिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, तो इनको कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए और नहीं टच करना चाहिए। विच ऑफ बेस इन टेबल 2.1 आर एल्कलाइज, जो 2.1 टेबल है उसमें सभी जो बेसिस हैं वो एल्कलाइज हैं जो कि वाटर सोल्यूबल बेस होती हैं। सॉरी, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाई दैट ऑल एसिड जनरेट H प्लस आयंस, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो एसिड्स हैं वो सभी जो कॉमन एसिड्स में क्या कॉमन हो रहा है हमें H प्लस आयंस कॉमन आ रहा है और सभी बेसिस में हमको क्या मिल रहा है, सभी बेसिस में हमको OH नेगेटिव मिल रहा है। तो हमने कर लिया कि जो सभी एसिड्स होते हैं उनमें तो कॉमन H प्लस आयंस होते हैं और जो सभी बेस होते हैं उनमें कॉमन OH माइनस आयंस होते हैं, लेकिन जो बेस हैं वही वाटर सोल्यूबल होते हैं जो एल्कलाई होते हैं। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो एज, जब हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आप कह देना कि जो जब हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर प्रोडक्टिव फॉर्म में मिलते हैं, तो इसी रिएक्शन को इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपको एग्जांपल आगे हम देंगे, तो एग्जांपल लिखिए, जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें NaCl साल्ट मिलेगा प्लस वाटर। तो केमिकल रिएक्शन है वो पहले से ही बैलेंस्ड है, इसलिए हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे और ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। तो ये कह रहा है कि जब हम बेस या एसिड में हम वाटर मिक्स करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। टेक 10 मिलीलीटर ऑफ द वाटर इन ए बीकर, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द कंसनट्रेटेड हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड
to it and swell the beaker slowly. Touch the base of the beaker. Is there a change in the temperature? Is there an exothermic reaction and endothermic reaction? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बता दी है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस को जो हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बताया था, डिस्कस किया था. जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट इवॉल्व होती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट इवॉल्व होती है, मतलब रिलीज होती है. और जो एंडोथर्मिक होती है उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, दी जाती है हीट. तो मैंने आपको पहले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर में मैं बताया, उसको देख लीजिएगा. रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. और सोडियम हाइड्रोक्साइड के पेटल्स ले लिए हैं और उनका ऑब्जर्वेशन हमें करना है. तो आगे देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और ए बेस इन अ वाटर इज हाइली एक्सोथर्मिक वन. जब हम एसिड और बेस को किसी वाटर में मिक्स करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है हीट इवॉल्व होती है, बहुत ही हीट इवॉल्व होती है. केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसको हमें बहुत ही केयरफुली रिएक्शन करनी चाहिए. द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्ट्रिंग. तो जो एसिड है वो हमेशा धीरे धीरे एक, मतलब जो ग्लास की स्ट्रिंग होती है उसके साथ हमें हिला के उसको मिक्स करना चाहिए. इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर वाटर को हम कंसनट्रेटेड एसिड में, अगर वाटर को हम एसिड में मिक्स करते हैं तो हीट जनरेट होती है और वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है. हमारी जो स्किन है उसको डैमेज कर सकती है. इसलिए हमें जो वाटर है उसको एसिड में मिलाना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी डैमेज, जो स्किन है हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है, क्योंकि उसमें हीट इवॉल्व होती है. इसलिए हमें हमेशा एसिड को वाटर में मिक्स करना चाहिए. द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सिव लॉन्गिंग लोकल हीटिंग. और जो ग्लास का कंटेनर होगा वो ज़्यादा हीट के कारण टूट भी सकता है, ब्रेक भी हो सकता है. लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन शो इन फिगर 2.5 on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of the sodium hydroxide petals. तो ये फिगर दिया है 2.5, उसमें देखिए कि जब उसको सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं और जब हम उसको एक ग्लास पर या कोई ग्लिप्स पर हम उसको डाल रहे हैं तो उसको वह जला दे रहा है, तो हमारी स्किन को वो जला सकता है. इसलिए हमें कभी भी वाटर को एसिड के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि एसिड को वाटर में हमेशा मिक्स करना चाहिए विद स्ट्रिंग के साथ, मतलब हिलाते हुए. मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेट ऑफ द आयंस. अगर हम एसिड और बेस को पानी के साथ मिलाते हैं तो H+ आयंस और OH- आयंस का वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है. सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, और इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं. द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड. और जो एसिड और बेस उसको मिलाया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, उसको डाइल्यूटेड कहेंगे. डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड बेस. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब अंदर की तरफ कोई चीज, एक्सो मतलब एक्सो जो हमारा मुंह ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सो तो मतलब हीट इवॉल्व हो रही है. और एंडो मतलब नीचे की तरफ हो रहा है, तो मतलब हीट एब्जॉर्व हो रही है. तो ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है, जैसे कि वाटर को कभी मिक्स नहीं किया जा सकता एसिड के साथ. हमें वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए. जैसे ऑयल होता है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो ऑयल में अगर हम वाटर डालते हैं तो वो स्प्लैश होता है. तो इसलिए हम वाटर उसमें एसिड ऑयल में नहीं डालते हैं. ऐसे ही ये है, अगर हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो स्प्लेट आउट होगा और हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है. तो इसलिए हम एसिड को वाटर में डालते हैं, हिलाते हुए, उसको हिलाने के साथ साथ. अब कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू HCl, HNO3 etc. show acidic character in the aqueous solution while solution of the compound like alcohol and glucose do not show acid character. मैंने
मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम HCl HNO3 या H2SO4 इन तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हम किसी एक्वस फॉर्म में लेंगे और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जब बल्कि एल्कोहल और ग्लूकोज को हम लेंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो उसमें जो एसिड्स हैं उसमें H+ आयंस प्रेजेंट होती हैं और इसमें H+ आयंस प्रेजेंट तो होती हैं, लेकिन वो एसिड के H+ आयंस प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन वो एसिड का कैरेक्टर नहीं शो करते क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन एसिड का कोई भी एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। उसमें H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं और जो एसिड का सॉल्यूशन होता है उसमें H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करती है। क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। जो HCl गैस है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करेगी? क्योंकि जो HCl गैस है, जो ड्राई लिटमस पेपर है उसमें H+ आयंस नहीं है, इसलिए उसका चेंज कलर नहीं कर रही क्योंकि वह ड्राई है, और अगर वो वेट होता तो उसका कलर चेंज हो जाता। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to the water, not water to the acid? क्यों कह रहा है कि हमें एसिड को वाटर में मिक्स करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में? क्योंकि अगर हम वाटर को एसिड में मिक्स करेंगे तो वो स्प्लैश आउट हो जाएगा और हमारी जो स्किन है उसको डैमेज कर सकता है और उसमें से हीट इवॉल्व होती है, इसलिए। तो इसका आंसर है कि हमें हमेशा वाटर को एसिड में ऐड न कर एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एसिड को सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो उसके जो हाइड्रोजन आयंस हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तब हम एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे तो उसके जो हाइड्रोजन के आयंस होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए हमें जो उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो डिक्रीज मिलेगा H+ आयंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस OH affected when excess of bases is dissolved in a solution of the sodium hydroxide NaOH। NaOH इसका फॉर्मूला है। तो ये कह रहा है कि जब हम बेस को, जो बेस है NaOH, उसको हम वाटर में मिक्स करेंगे तो OH जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, जो हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर देखिए। लेकिन मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर result in decrease in the concentration of the H3O H+ ions or OH- ion per unit volume। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कैसे होती हैं और बेस सॉल्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश between an acid and base. We have also learned in the previous section about dilution and decrease in the concentration of the H+ ions or OH ions in the solution. Can we quantitatively find the amount of these ions present in the solution? Can we judge how strong a given acid or base is? ये कह रहा है कि हमें पता है कि हम एसिड और बेस सॉल्यूशन को इंडिकेटर की हेल्प से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि जो H+ आयंस हैं और OH- आयंस हैं कब डिक्रीज होते हैं, कब इंक्रीज होते हैं, और कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ द दीज आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में उनकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी फाइंड करते हैं, आयंस की क्वांटिटी भी फाइंड कर सकते हैं। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस। अब हम देखते हैं कि एसिड और बेस को कैसे जज कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देखते हैं,
We can do this by making use of a universal indicator, which is a मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। तो ये कह रहा है कि इसको हम केवल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है उससे फाइंड कर सकते हैं, जो कि कई सेवरल मतलब सेवरल इंडिकेटर का मिक्सचर है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स में सॉल्यूशंस में। A scale of the measuring hydrogen ions concentrated in a solution is called pH scale has been developed। एक स्केल होती है जिसमें हाइड्रोजन आयंस को जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस होती हैं उनको मेजर किया जाता है पीएच स्केल, उसको पीएच स्केल कहते हैं। जो स्केल फॉर measuring hydrogen ions concentration in a solution called pH scale has been developed। तो इसके लिए जो पीएच स्केल है उसका डेवलपमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट देखें, द पी इन द पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस। तो जो पी है उसका मतलब है इसमें पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। तो मतलब पी है जो पीएच में उसका पी है, पी फॉर पावर होता है, जो कि जर्मन में पावर कहते हैं। पोटेंस का मतलब पावर होता है जर्मन में। इसको ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे ये आता नहीं है, कोई कुछ नहीं आता है, लेकिन नॉलेज के लिए हम इसको डिस्कस करते हैं। On the pH scale, we can measure pH generally from 0 very acidic to 14 very alkaline। तो pH स्केल बता रहा है कि जो 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक एंड होता है। तो जो 0 होता है वो बहुत ही एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, और जो 14 होता है वो वेरी एल्कलाइनिक होता है। एल्कलाइन मैंने आपको बताया था, एल्कलाइन को हम बेस भी कहते हैं। pH should be thought of simply as a number which indicate the acid or base नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। पीएच जो पीएच है वो हमें ये भी बता सकता है कि जो इंडिकेट कर सकता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेसिक नेचर का है। हायर हाइड्रोनियम आयंस कंसंट्रेट लोअर इज द पीएच वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लें। हायर द हाइड्रोनियम आयंस कंसंट्रेट लोअर इन द पीएच वैल्यू। तो ये कह रहा है कि अगर हाइड्रोनियम आयंस में H प्लस आयंस किसी सॉल्यूशन में अधिक हैं तो उसका पीएच बहुत ही लो होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल इज 7। जो जो पीएच जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। द वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। और जो वैल्यू पीएच स्केल में 7 से कम होगी तो उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे, और जो पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होगी उसको हम बेसिक या एल्कनाइलिक सॉल्यूशन कहेंगे। 14 तक होगी। इट रिप्रेजेंट इंक्रीज OH माइनस आयंस कंसंट्रेट इन द सॉल्यूशन दैट इज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कलाई। इसका मतलब है कि जब 7 से ऊपर बढ़ेगा तो OH माइनस आयंस इंक्रीज होंगे और एल्कलाई या बेस की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। तो 2.6 इस फिगर है, उसमें देखते हैं जो पीएच स्केल है वो कैसा होता है। जनरली पेपर इम्प्रीगेंटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज फॉर मेजरिंग पीएच। और कुछ जो पेपर आते हैं उसको मेजर करने के लिए, तो ये है पीएच स्केल जो कि 0 से, इसमें नंबर नहीं लिखे हुए हैं पर लेकिन यहाँ से 0 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 14 है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 7 न्यूट्रल होता है, जो कि ना तो एसिड होता है ना ही बेस होता है, और ये 14 होता है। तो इधर से इंक्रीज हो रहा है, इधर से इंक्रीज होता 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 ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो हाईली बेस स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पर ये वीक एसिड है, और यहाँ पर ये वीक बेस है। तो यहाँ पर बेस की जो बेस की कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, पीएच स्केल बढ़ रही है, और यहाँ पर एसिड की इंक्रीज हो रही है। तब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो एसिड की जो कंसंट्रेशन पीएच है वो इंक्रीज हो रही है, और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो बेस की पावर इंक्रीज हो रही है। जो पीएच कलर होता है तो वो कुछ इस तरह दिखता है। जो गैस्ट्रिक जूस है इस कलर का गैस्ट्रिक जूस होता है। जो लेमन जूस होता है प्योर वाटर 7 जो कि न्यूट्रल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड
सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ये उसके कलर हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH आयंस, OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड। जो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस पर डिपेंड होती है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ये कह रहा है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आयंस को लेते हैं और एसिड के जो आयंस हैं उनको लेते हैं, तो से 1 मोलर देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। तो इनके जो आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं, वो डिफरेंट हैं। एसिड दैट गिव्स राइज टू मोर H प्लस आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड सबसे ज़्यादा H प्लस आयंस देगा उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और जो एसिड लेस H प्लस आयंस जो गेन करेगी, जो गिव करेगा, तो उसको हम वीक एसिड कहेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। कैन यू नाउ सी व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। अब इसको देख, अब हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड कौन सा है। इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो पीएच है उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है पीएच की हमारी दिनचर्या में। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। ये कह रहा है कि प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी पीएच की ज़रूरत होती है या नहीं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी बॉडी है उसका पीएच है वो कितनी कितनी रेंज होती है हमारी बॉडी के लिए, पीएच की कितनी रेंज होती है। तो 7.7 से लेकर 7.8 तक बॉडी पीएच रेंज होती है बॉडी में। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वह केवल जो थोड़ा सा ही नैरो मतलब तुच्छ उसका चेंज, पीएच का चेंज ही मतलब झेल सकते हैं, मतलब उसको सहन कर सकते हैं, और तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब थोड़ा ही चेंज उसको, थोड़ा चेंज उनको सूट करेगा, और ज़्यादा चेंज होने के कारण वह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। व्हेन पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड ए एसिड रेन। जब वर्षा होती है उसका पीएच 5.6 से लेस हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कर लो। व्हेन द पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 देन इट्स कॉल्ड एसिड रेन। आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज एसिड रेन, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं द पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 देन इट्स इज कॉल्ड एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर इट स्लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। तो ये कह रहा है कि जो जब एसिड रेन होता है वह रिवर्स में, जो एसिड रेन का जो वाटर है वो रिवर्स में फ्लो हो जाता है, तो रिवर वाटर का पीएच भी लो हो जाता है। द सर्वाइवल ऑफ द एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफ़िकल्ट। और जो उसमें जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब जो रेन वाटर है, जो एसिड रेन का वाटर है, वो रिवर्स में डंप कर जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो। ये तो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम अपनी नॉलेज के लिए इसको डिस्कस करेंगे। तो एसिड इन अदर प्लेनेट, तो ये कह रहा है जो एसिड है वो अदर प्लेनेट पे कैसा होता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस इज मेड अप ऑफ द थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर वीनस का, जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो एक पतली पतली उस पर लेयर हुई है वाइट और येलो क्लाउड की, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से बनी हुई है। तो ये तो बहुत ही डैमेज, ये तो बहुत ही डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट। तो वहाँ पर जब हमारी हेल्थ के लिए कोई चीज़ डेंजरस होती है तो वहाँ पर रहना हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं, इसलिए हम वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर येलो और वाइट कलर की जो एक लेयर है सल्फ्यूरिक एसिड की, वो हमारी स्किन या बॉडी को डैमेज करेगी, इसलिए हम वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट, नो। हम सोच सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। What is the pH of the soil in your backyard।
तो ये कह रहा है कि आपकी जो मिट्टी है उसका पीएच कैसे आप पता करेंगे कि उसका पीएच एसिड है या बेसिक है। तो देखते हैं, प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें एक अच्छी ग्रोथ के लिए जो पीएच रेंज है वो अच्छी चाहिए। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट्स, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो इन द एक्टिविटी। तो ये कह रहा है अपनी जो हेल्थी ग्रोथ को, प्लांट की हेल्थी ग्रोथ को प्रोवाइड कराने के लिए आप अपनी मिट्टी को कलेक्ट करो और किसी पीएच पेपर को लेकर उसको चेक कीजिए। आल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सोइल। और उस रीजन की जो ऑब्जर्वेशन है, जो रीजन है या वहाँ से आपने मिट्टी जो सॉइल है उसको कलेक्ट किया है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन को आप नोट डाउन कीजिए। तो ये कुछ एक्टिविटी है, आप इसको देख लेना। ये वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये इसके बारे में ये है कि 2 ग्राम जो सॉइल है उसको कलेक्ट कीजिए, फिर उसको एक वाटर में मिक्स कीजिए और वाटर में मिक्स करने के बाद फिर जो यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर है उसको उसमें डिप कीजिए और डिप करने के बाद जो इसका कलर आ रहा है उसको पीएच स्केल से मिलाइए और फाइंड कीजिए एसिड है या बेसिक है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो हमारा डाइजेशन पाचन तंत्र होता है उसमें पीएच का क्या रोल है, तो उसके देखते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। It helps in the digestion of the food without harming the stomach. During the ingestion, the stomach produces too much acid and there cause pain and irritation. तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, जो हमारा स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ड्यूरिंग इंजेक्शन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, दिस कॉज पेन एंड इरिगेशन। और जो इंडिकेशन के समय जो स्टोमक है वो एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि पेन और इरिटेशन के कॉजेज हैं। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड। और इस पेन से राहत पाने के लिए जो लोग हैं वो एंटासिड को इस्तेमाल करते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द acid magnesium hydroxide, milk of magnesia amyl base is often used for this purpose। तो ये कह रहा है कि इसके लिए बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि आप एंटासिड ला सकते हैं जो कि पहले जो चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है। एंटासिड जो कि इस एसिड की जो एक्सेस है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और इसकी जब हम मिल्क और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज कर सकते हैं, एमिल्ड बेस भी यूज कर सकते हैं इसके पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। जो हमारे टूथ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डिके कब स्टार्ट होती है, जब हमारे मुंह की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से नीचे हो जाती है, तो टूथ डिके स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। जो हमारे दांत हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट के बने हुए होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जानते हैं, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। इट डज नॉट डिजॉल्व इन द वाटर, जो कि पानी में घुलता नहीं है, बट इज कॉरिडोर व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। जब लेकिन ये कॉरिडोर होता है, मतलब जंग लग जाती है इस पर जब ये इसका पीएच 5.5 से डिक्रीज हो जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द शुगर एंड द फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। जब खाने के बाद हमारे मुंह में छोटे छोटे पार्टिकल ले जाते हैं फूड के, तो वहाँ पर बैक्टीरिया घर कर जाते हैं और हमारी टूथ को वो जो उसकी जो फूड्स हैं उसको शुगर में डिग्रेडेशन करते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो इसको हम प्रिवेंटेशन इसकी ये है कि हमें खाने के बाद अपना मुंह साफ करना चाहिए यूजिंग टूथपेस्ट, जिसके लिए प्रिवेंटेशन है आपके टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। विच आर जनरली बेसिक, जो कि जनरली बेसिक होता है, और जब
बेसिक को हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जब बेसिक चीज हमें एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, जिसमें सॉल्ट और वाटर हमें मिलता है। तो इसके लिए मैं यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेस्ड फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो जब हम एसिड को बेसिस के साथ रिएक्ट कराएंगे, जब हम एसिड को, जो एसिड हमारे मुंह में प्रेजेंट है, जब हम उसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और सॉल्ट और वाटर हमें मिलेगा। तो इसलिए हमें टूथपेस्ट यूज करना चाहिए आफ्टर द ईटिंग। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड द प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए प्लांट्स और एनिमल से। एनिमल के जो केमिकल वेलफेयर होते हैं। हैव यू एवर बीन स्ट्रंग बाई ए हनी बी। तो ये कह रहा है कि आपको कभी बर्न, जो हनी बी होती है, बर्र होती है, उसने खाया है बी स्ट्रिंग लीव एंड एसिड विच कॉज पेन इन इरिगेशन। और जो बी स्ट्रिंग लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, बी स्ट्रिंग लीव्स की जो पत्तियाँ होती हैं, उनसे वो आपके चुभ जाती हैं, तो उनसे पेन और इरिटेशन होता है। यूज ऑफ मिल्ड बेस बेकिंग सोडा, और इसके लिए प्रिवेंटेशन है बेकिंग सोडा लगाते हैं ऑन द स्ट्रिंग एरिया गिवन रिलीफ, जो कि हमें राहत देता है। स्ट्रिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स, और जो नेटल लीव के जो स्ट्रिंग हेयर होती हैं, जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाती हैं तो वो मिथायोनिक एसिड एंटर कर देते हैं, जो कि हमारा बर्निंग होता है पेन का। तो ये कुछ एसिड हैं, सम नेचुरली अकर्ड एसिड। फर्स्ट है नेचुरल सोर्स विनागर, ऑरेंज, टर्मेंट एंड टमाटो, जिनमें विनागर होता है उसमें एसिडिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज होता है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और जो टेमारेंड होता है उसमें टेट्रिक एसिड पाया जाता है, और टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड। और सौर मिल्क कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और लेमन में सिट्रिक एसिड, एंटासिड में मिथेनिक एसिड, नेटल स्ट्रिंग में मिथेनिक एसिड। ये दोनों सेम है, एंटास्टिंग में मिथेनिक एसिड और ये नेटल में मिथेनिक एसिड, दोनों सेम है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में जो लेक्चर आएगा उसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और मोर अबाउट सॉल्व टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निक ब्रेन स्टडी एंड वॉच टू मोर वीडियो एंड कमेंट एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।